तो हमें पता है भाई पॉलिटिकल मतलब जिसके लिए लड़ाई होती हो, सिंपल लॉजिक यही है। तो हमारे पास पॉलिटिकल लेवल पे बहुत सारे स्टेट हैं, साथ में हमारे देश में एक और डिवीज़न है यूनियन टेरिटरी। तो एक तरफ है स्टेट, दूसरा है यूनियन टेरिटरी यूटी। स्टेट को अलग कैटेगरी में रखा गया क्योंकि ये पावर लेता है, इसका रोल है हमारे सेंटर से पावर लेने में, फेडरल मॉडल का पार्ट। यूनियन टेरिटरी का मतलब है यूनियन टेरिटरी, इसका मतलब ये सेंटर के अंदर आता है। अगली बात आई कि भाई हमें बनाने की जरूरत ही क्या थी, इतना कन्फ्यूजन क्यों करना। उसका रीज़न था पॉलिटिकल रीज़न। जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है क्योंकि हमारी कैपिटल है। अब सोचो हमारे पीएम जा रहे हैं न्यू दिल्ली से और दिल्ली के जो सीएम है वो मना ही कर दें, इनको सिक्योरिटी मत दो, प्रॉब्लम हो जाए। तो पॉलिटिकल क्राइसिस ना है और साथ में पीएम की रेस्पेक्ट भी बची रहे, इस वजह से हमने दिल्ली एनसीआर वाले इस एरिया को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। सीएम है वहाँ पे बट स्टेट का दर्जा नहीं, वरना इनकी खुद की पुलिस होती, ये सारी चीज़ें हो जाती, लॉ एंड ऑर्डर खुद का होता है, प्रॉपर्टी पे इनका होता है, लेकिन अब सारा डिसीजन सेंटर लेते। ऐसे ही और भी यूनियन टेरिटरी है, जैसे अंडमान निकोबार, इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया सिक्योरिटी की वजह से। लक्षद्वीप, ये भी सिक्योरिटी की वजह से। इंडिया से दूर का आइलैंड है, कल को कोई कंट्रोल ना कर ले, यहाँ के लोग खुद ही ना बोल दे हम फ्री हैं, इंडिया से अलग देश, ये सारी चीज़ें ना हो जाए, इसलिए इनको भी हमने यूनियन टेरिटरी बना लिया। फिर ऐसे ही एक और पौंडीचेरी के बारे में सुना होगा। पौंडीचेरी का एक वाला पार्ट यहाँ पे तमिलनाडु, इसका एक और पार्ट कराईकल, दूसरा पार्ट यनम आंध्र प्रदेश और तीसरा पार्ट माहे। केरल में भी पड़ता है, साथ में आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है, साथ में तमिलनाडु में भी पड़ता है। हमने इनको बोला 3-4 लोग हो, क्यों अलग अलग रह रहे हो, इन्हीं में मिल जाओ। बोलते नहीं, हमारा कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है तमिलनाडु से, इसलिए हमें यूनियन टेरिटरी बना दो। तो हम लोगों ने इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया। ठीक है भैया, ये पार्ट जो पौंडीचेरी का है, ये सारा पार्ट यूनियन टेरिटरी है, यहाँ का सीएम पौंडीचेरी का सीएम होगा, उसी के बेस पे डिसीजन। ऐसे ही फिर ये है दादर एंड नगर हवेली, चाहते तो गुजरात में इंक्लूड हो सकते थे लेकिन नहीं चाहे, बोले हमारा यूनिक कल्चर है वो है। फिर उसके बाद लद्दाख, इसके बाद जम्मू कश्मीर, ये आर्टिकल 370 के बाद हटाने के बाद ही बने हैं। ये हमारी यूनियन टेरिटरी है। अभी के टाइम के हिसाब से देखें तो इंडिया के पास 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरी। फिर अब आपको पता होना चाहिए किस स्टेट की लोकेशन कहाँ पे है। लोकेशन पता होना चाहिए, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, इसके साथ साथ उसकी कैपिटल, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे एक पता हो कि भाई उत्तराखंड नॉर्थ में पड़ता है, आप ये ना कहो कि दक्षिण में पड़ता है, ये गड़बड़ हो जाएगा। तमिलनाडु साउथ में पड़ता है, कर्नाटक भी साउथ में पड़ता है, गोवा कहाँ पड़ता है, ये मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए। ईस्ट की तरफ वेस्ट बंगाल पड़ता है, झारखंड पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में ये 7 सिस्टर पड़ती हैं, ये पता होना चाहिए। वेस्ट में ये सारी चीज़ें पड़ती हैं। इंडिया के एक पार्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो जाती है 23.5 डिग्री। ये सारी बेसिक चीज़ें जो आपको पॉलिटिकल लेवल पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये सब पता है, कि आपने पढ़ा भी है मेरे साथ। अगली बात आती है फिजिकल। पॉलिटिकल मैप में जहाँ में ये सारी चीज़ें देखनी होती है कि क्या क्या चीज़ें हैं, स्टेट कौन सा है। फिजिकल मैप बात करता है नेचर की, नेचुरल चीज़ों की। ये जो पॉलिटिकल मैप हमने देखा ये ह्यूमन मेड है, हमने डिवाइड किया ना, ये पंजाब, ये आंध्र प्रदेश। फिजिकल मैप जो है वो नेचर डिवाइड, नेचुरल तरीके से बॉर्डर क्रिएट हुआ है। हम कुछ को कहते हैं हिमालयन स्टेट, ऐसे बोलते हैं, कुछ को कहते हैं गंगा रिवर वाला स्टेट। तो ये जो हिमालय या माउंटेन, साथ में रिवर, साथ में प्लेटू, ये जो फिजिकल चीज़ें इनके बेस पर जो डिवाइड किया है वो है फिजिकल। इस सब को नेचर बनाता है, हम लोगों के हाथ में नहीं। ये भी बॉर्डर क्रिएट करता है बट नेचुरल बॉर्डर। अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के उधर वाले पार्ट में क्या है, इधर वाले पार्ट में क्या है। हम इंडिया के फिजिकल मैप को समझने के लिए 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला है इंडिया का हिमालयन पार्ट, ये जो जम्मू कश्मीर हमारा टूटा हुआ दिल। हिमालयन वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है इंडिया के ताज से लेकर, और ये जाता है नॉर्थ ईस्ट तक। नॉर्थ ईस्ट में बस मेघालय को छोड़ दो, मेघालय के बाद मेघालय पार्ट है इंडियन पेनिनसुला का, तो नॉर्थ ईस्ट में बस मेघालय को छोड़ देना। ये सारा पार्ट हिमालय का है। इसके बाद वाला जो ये पार्ट है ये इंडियन पेनिनसुला। 2 पार्ट, एक इंडियन पेनिनसुला, दूसरा हिमालयन पार्ट।
नॉर्थ वाला जो पार्ट है इंडिया का, इस वाले पार्ट में डेवलपमेंट जो है अभी हो रहा है, ठीक है। इस वाले पार्ट में अभी डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब ये न्यू प्लेट है। इसका जो एरिया है ये लद्दाख, इधर जम्मू एंड कश्मीर, इधर से नीचे वाला कौन सा है, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ऊपर आता है, उत्तराखंड। तो आप तो रैप ही खराब कर दोगे, चल 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 हिमाचल चल, तुम तो उत्तराखंड पहुंचा दोगे से उसकी जगह। पहले हिमाचल प्रदेश आता है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, सुना होगा ना, कुल्लू मनाली शिमला, वही वाला। उसके बाद आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आएगा यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद हिमालयन प्लेट ऐसे जाती है, बिहार, यहीं पे छोटा सा झारखंड, फिर उसके बाद बंगाल, वेस्ट बंगाल, समझे। फिर इसके बाद यहाँ पर ये वाला पार्ट सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही नीचे उतर के आओगे नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर या मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, असम, ठीक है। इधर नीचे ही त्रिपुरा। ये हमारा हिमालयन प्लेट का पार्ट है। हिमालयन प्लेट और पेनिनसुलर प्लेट में डिफरेंस होता है, तो अभी हम देखेंगे। अब ऐसे ही हम पेनिनसुला का देखें, पॉलिटिकल डिवीजन अगर देख पाए तो ये हमारा पेनिनसुलर वाला पार्ट, ये गारो खासो जयंतिया, मेघालय। तो नॉर्थ ईस्ट में मेघालय से स्टार्ट होता है, मेघालय के बाद वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है वो भी थोड़ा बहुत इसी का पार्ट है। फिर उसके बाद इधर वाला कोस्ट उड़ीसा, सुना होगा उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा से जैसे नीचे आओगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद इधर चलोगे केरला, केरला के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद गोवा, गोवा के बाद आमचा मुंबई, महाराष्ट्र, वड़ा पाव यहीं मिलता है। फिर उसके बाद थारा गुजरात और महारा राजस्थान, या गुजरात, राजस्थान का भी पार्ट इसी के पास। पंजाब वाला पार्ट वो हिमालयन पार्ट है, समझ आए। ये सारे हमारे पेनिनसुला का पार्ट है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हमने इनको डिवाइड किया, कुछ रीजन होगा। डिफरेंस है, डिफरेंस जो है हिमालयन और पेनिनसुलर प्लेट में वो हमें दिखता है। सबसे पहला डिफरेंस इवोल्यूशन के बेस पे है। हिमालयन जो प्लेट है वो न्यू प्लेट, मतलब उसका इवोल्यूशन अभी हो रहा है। आप बोलोगे हम क्यों मान लें न्यू प्लेट है, तो मानने का रीज़न ये है क्योंकि अभी भी एक्टिव प्लेट है। एक्टिव प्लेट में आपको फ्लड दिखेगी, लैंडस्लाइड दिखेगा, अर्थक्वेक आएगा, ये सब एक्टिव प्लेट की पहचान। पेनिनसुलर प्लेट ओल्ड प्लेट है, ओल्ड प्लेट की पहचान ज़्यादा कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, इनएक्टिव फॉर्म में होगी। सिंपल वर्ड में कहें, कोई 60 साल का बुजुर्ग आदमी, उसको कोई चीज़ दो मत दो, ज़्यादा खुशी होती है, और एक छोटा सा बच्चा, उसको हल्का सा बुलेट मिलेगी नहीं, जोश में आ जाता है, पार्टी मिलेगी जोश में आ जाता है। तो ये एक एवोल्यूशन की स्टेज को दिखाता है। तो ये पता चलता है कि ये वाली न्यू प्लेट है और वो वाली पुरानी प्लेट है। पहला चीज़ तो ये पता चला। दूसरा चीज़, हिमालयन जो प्लेट है, इस हिमालयन प्लेट की जो रिवर है वो पेरेनियल है। पेरेनियल समझते हो, पेरेनियल रिवर पेरेनियल है। रुक जाओ, पेरेनियल इसका मतलब होता है 12 महीने बहने वाली, समझे, अब समझ आया। 12 मंथ पानी रहता है। कैसे, हिमालय में ऊपर ग्लेशियर है, ग्लेशियर है, तो गर्मियों के टाइम ये ग्लेशियर जो है वो पिघलते होंगे, तो इससे पानी मिलता है। और मानसून आता है, उससे भी पानी मिलता होगा, तो दोनों से पानी मिलता है।
हिमालयन रिवर पेरेनियल है क्योंकि इन्हें दोनों टाइम पानी मिलता है, इसलिए 12 महीने बहती है। जैसे फॉर एग्जांपल रिवर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सुना है रिवर का नाम। ये रिवर पूरे साल बहती रहती है, इसका मतलब 12 महीने में पानी रहता है। उसका एक रीज़न, हिमालय की हाइट ऊंची है, सर्दियाँ जब पड़ती हैं तो बर्फ़ जमती है, और जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो बर्फ़ पिघलती है। नॉर्मल प्रोसेस है। जब बर्फ़ पिघलेगी उस टाइम जब हमारे यहाँ पानी नहीं होगा तो बर्फ़ पिघल के गंगा में पानी आ जाएगा। मानसून जैसे आएगा जून के आसपास, उसके बाद और पानी आ जाएगा, इसलिए फ्लड भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। और इधर वाली रिवर जो है सीजनल है, क्योंकि पेनिनसुलर जो इंडिया का है उसका हाइट ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा ऊंची हाइट वेस्टर्न घाट की है, उसकी भी हाइट ज़्यादा नहीं है। तो सीजनल होने की वजह से यहाँ पर जो पानी है उसकी कमी होती है, वाटर क्राइसिस। ये आपने देखा ही होगा साउथ इंडिया में, नहीं देखा तो वो पुष्पा मूवी आई थी, उसकी हीरोइन टैंकर पे करके पानी ले रही थी। अब पानी ज़्यादा होता तो टैंकर पे चढ़ने की क्या ज़रूरत थी। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया की तरह नल खोलती डायरेक्ट पानी लेने के लिए टैंकर पे चढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो सीजनल है, इनकी रिवर का नाम क्या है, कृष्णा, गोदावरी, नाम सुना हुआ इन रिवर का। तो ये इनकी रिवर है, कृष्णा, गोदावरी। तो इनके यहाँ पानी का क्राइसिस होता है, इनके यहाँ पानी का क्राइसिस नहीं है। ये दो डिफरेंस मेन हो जो इन दोनों में। एक और डिफरेंस, जो हिमालयन प्लेट है इसका डेवलपमेंट जब इंडिया की पोजीशन यूरेशियन प्लेट से टकराई उसके बाद हुआ है। मतलब पहले एक थ्योरी चलती थी जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। पढ़ी होगी तुमने, मेरे से नहीं पढ़ी थी, नहीं पढ़ी तो पहले तुम्हें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बतानी पड़ेगी। चलो पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की तरफ चलते हैं। वैगनर एक भाई साहब थे, साइंटिस्ट, ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे थे। इन्होंने सोचा ये दुनिया बनी कैसे होगी, कैसे ये अलग अलग जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट है वो बने। तो इन्होंने जब स्टडी किया तो इन्होंने बोला पहले जो थे ना सारे कॉन्टिनेंट साथ में थे, और बोला इस कॉन्टिनेंट के बीच में जो पूरा हमारा अर्थ है, इस अर्थ पर ये चारों तरफ पानी था। गाना सुनना है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे भागे, सुना है ना। इसका मतलब हमारे अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट है, 7। तो उसने बताया, समंदर गलत लगा दिया, शायद कॉन्टिनेंट बोलना चाहिए, शायद लिरिक्स अच्छे नहीं बन रहे इसलिए समुद्र लगाना पड़ा। तो ये चीज़ इन्होंने बोली। पहले सब एक पेंजिया में था, इन्होंने नाम दिया इसको पेंजिया, जिसमें सारे कॉन्टिनेंट एक साथ है। और जो ये आसपास पानी है चारों तरफ, इस आसपास के पानी को नाम दिया पेंजिया, वो पैंथलासा। पैंथलासा वो ओशियन था जो उसके चारों तरफ था, और पेंजिया ये लैंड वाला पार्ट है, ठीक है। पेंजिया लैंड वाला पार्ट, पैंथलासा। इस पेंजिया को भी इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया। बोले इस पेंजिया के भी 2 हिस्से थे, एक नॉर्थ वाला एक नीचे वाला। जो नीचे वाला है उसका नाम था गॉडवाना लैंड, नीचे वाले का नाम है गॉडवाना लैंड। ऊपर वाले का नाम है अंगारा लैंड। ये है अंगारा लैंड, ठीक है। ऊपर वाले का नाम अंगारा लैंड, नीचे वाले का गॉडवाना लैंड। ये दो नाम एक तरीके से रखते, ठीक। तो अंगारा लैंड और गॉडवाना लैंड। अंगारा लैंड में ही नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ये वाला पार्ट था, और हम लोग जो थे वो थे गॉडवाना में। इंडियन प्लेट, या इसको बोला जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो
ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हमारे साथ साथ अफ्रीकन भी था। हम सब लोग नीचे की तरफ, हम लोग नीचे थे। इसका मतलब धीरे धीरे अभी हम किस में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हम धीरे धीरे ऊपर आए होंगे। सबने पूछा वैगनर जी क्यों मान लें कि तुम सही हो? बोले मानो मत, देखो वर्ल्ड का मैप जब आप देखोगे तब आपको एक चीज़ पता चलेगी। तो उन्होंने बोला वर्ल्ड का मैप जब आप देखोगे तो आप एक चीज़ पाओगे, इंडियन प्लेट को कहीं ना कहीं जोड़ सकते हो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर। इंडियन प्लेट का हिस्सा ऐसा लगता है जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेट से निकल के आया। तो इन्होंने बोला धीरे धीरे ये सारे कॉन्टिनेंट अलग हुए हैं। अलग होने का कोई रीज़न होगा, तो अलग होने का इन्होंने रीज़न दिया। पहला है तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स। मून अपनी तरफ खींचता है। आपने सुना होगा समुद्र का पानी ऊपर चढ़ता है फिर नीचे आता है, टाइड एंड वेव, ज्वार भाटा, ठीक है, ये सारी चीज़ होती है। तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स खींचता है अपनी तरफ। साथ में हमारी अर्थ इस ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। हमारी अर्थ भी रिएक्ट करती है। हमारी अर्थ बोलती है नहीं भैया हम नहीं जाएंगे, एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमारी अर्थ लगाती है। और साथ में सन का ग्रेविटेशनल फोर्स। सन हमसे दूर है लेकिन लगता है, इसका रोल कम है, मून का ज़्यादा है। ये एक दूसरे को खींचते रहे, एक दूसरे को खींचते रहे, तो एक दिन टकराव हुआ और चीज़ें अलग हो गई। जब चीज़ें अलग हुई तो जो पेंजिया था वो कई पार्ट में बट गया, और पेंजिया जब कई पार्ट में बटा तो पूरे अर्थ पर बहुत सारे कॉन्टिनेंट बन गए, और उस कॉन्टिनेंट के बीच में जो पानी बढ़ता गया वो समुद्र बन गए। पहले एक ही समुद्र था पैंथालासा, एक ही कॉन्टिनेंट था पेंजिया, वो टूटा, ब्रेक डाउन हुआ, उनके बीच में पानी बढ़ता गया, इसलिए वो सारी चीज़ें होती गई। तो हुआ यही कि पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब हम चेंज करते हैं, ये हमारा दुनिया। ये हमें पता है कि इधर वाला पार्ट नॉर्थ अमेरिका आज के टाइम के हिसाब से, देखा ही होगा आपने। इधर वाला पार्ट साउथ अमेरिका, ठीक है। इधर वाला पार्ट यूरोप, ये यूरोप में लिख देता हूँ कहीं मैप में तुम्हें भैंस सा लगे। इधर वाला पार्ट अफ्रीका, ठीक है। और यूरोप के नीचे वाला पार्ट ये है एशिया, ये एशिया वाला पार्ट, और एशिया में ही एक कंट्री का नाम है इंडिया। हम भी आ गए, तो हम लोग भी इधर है, ये ऐसे अपने इंडिया को ले आते। इधर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ एक छोटा सा पार्ट न्यूजीलैंड। कितने कॉन्टिनेंट हो गए? कितने हो गए? 7 हो गए। कब? ज़्यादा नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6। इंडिया, इंडिया कोई कॉन्टिनेंट थोड़ी ना है, हम तो एशिया के अंदर है। हाँ हम लोग इसी से, मैंने जुदा कर दिया क्या ये लोग, ठीक है। इसके पास चाइना है, इंडिया के आसपास। एक और कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अंटार्कटिका, बर्फ से घिरा हुआ है ये वाला। अंटार्कटिका सुना, बर्फ से जमी हुई चादर है। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी लैंड का पार्ट जो सी सरफेस वाला एरिया है उससे थोड़ा ऊपर हो, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा हो। मान लो ये पानी का लेवल है, इससे ऊपर उठा हुआ हो। अब यहाँ पे एक हो सकता है पानी के ऊपर तो आइलैंड भी है, तो आइलैंड में और कॉन्टिनेंट में क्या डिफरेंस है? तो आइलैंड क्या होता है? चारों तरफ से घिरा होता है, आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। कॉन्टिनेंट के साथ ऐसा नहीं। और ये कॉन्टिनेंट
कई सारे कंट्रियों का भी एक हो सकता है और एक अकेले देश का भी हो सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ये भी हो सकता है। तो लैंड का पार्ट जो थोड़ा सी वाले एरिया से ऊपर हो और सफिशिएंट एरिया हो, आइलैंड से थोड़ा सा बड़ा हो, इसी को आगे चल के हम बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब तीन तरफ से पानी से घिरा हो, वही सारा चीज़ कह रहा था। ये इंडियन पेनिनसुला ही तो है, तो मैंने बोला है ये सारी चीज़ें समझ आई। ये सारा अब यहीं पे हम लोगों को पानी में छाना, बस आ गया पानी। हो गया पानी, बीच बीच में पानी भरता गया। ये क्या है? पैसिफिक ओशियन। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे है, एक मैप आप भी बना लेना। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बीच में। इधर इंडिया वाले पार्ट में कौन सा है? इंडियन ओशियन है ना, और फिर इधर क्या है? पैसिफिक ओशियन। बोला जाता है जो पैंथालासा था उसका बड़ा भाई जो है वो बचा है अभी पैसिफिक ओशियन में। पैंथालासा धीरे धीरे कम होता गया और उसके बाद ये पैसिफिक ओशियन बढ़ा। अब हमारी प्लेट भी धीरे धीरे ऊपर आई होगी, कुछ हुआ होगा। तो अब हमारी प्लेट में क्या हुआ, अब हम उस पर आते हैं। हमारी प्लेट पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बहन थी, दोनों एक दूसरे के साथ रहती थी। कभी जुदा ना होने की कसम खाई होगी, हो गई जुदा, क्या करें बेचारी, है ना, कुछ रहा होगा रीज़न जुदा होने का, तो जुदा हो गई। तो हमारी प्लेट धीरे धीरे ऊपर की तरफ आती है। रीजन्स है मून का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इंडियन प्लेट धीरे धीरे ऊपर की तरफ मैं ला रहा हूँ, जा रही है हमारी प्लेट। चलो नॉर्थ इंडिया की तरफ, तो मैं वहाँ कुछ करना है, पहुँच रही है, ठीक है। तो हम लोग क्रॉस कर गए इक्वेटर को। 0 डिग्री इक्वेटर ही होता है, 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। हम लोग इक्वेटर को क्रॉस, मून पे ग्रेविटी कम होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स समझते हो? ग्रेविटी मतलब अलग होता है। ग्रेविटी मतलब क्या? हम लोग अर्थ पर चल पाते हैं क्योंकि ग्रेविटी है, फोर्स है जो हमें नीचे की तरफ खींचता है। मून पे ग्रेविटी नहीं है इसलिए हम चल नहीं सकते, वहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की ताकत। कोई भी जो प्लेनेट है अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसके अंदर अट्रैक्ट करने की पावर। सेम ऐसे ही जैसे अपोजिट सेक्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, कोई चुम्बक थोड़ी ना अट्रैक्ट करते हैं ना, सेम ऐसे ही मून के अंदर अट्रैक्शन की पावर। माना मून छोटा है प्लेनेट से, हमारे अर्थ से छोटा है, बट फिर भी पास में तो सबसे वही है। सन बहुत दूर है, सन की ग्रेविटेशनल पावर इतनी नहीं है क्योंकि बहुत दूर से देख रहा है, और मून हमारे पास में ही है तो उसकी पावर बढ़ेगी नहीं। तो सिंपल लॉजिक है इस वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अट्रैक्ट करने की पावर, आकर्षित करने की पावर जिसके पास जाता है बस। इंडियन प्लेट धीरे धीरे ऊपर जा रही है। जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इक्वेटर के पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारे देश के अंदर वॉल्केनिक एक्टिविटी होंगी। बहुत सारे वॉल्केनिक एक्टिविटी इंडिया में आएंगे। वॉल्केनिक एक्टिविटी मतलब समझते होंगे आप। आपको पता है हमारी अर्थ 3 लेयर में बटी हुई है। पहली जो लेयर है उसका नाम क्या है? क्रस्ट। दूसरी जो लेयर है उसका नाम क्या है? मेंटल। ये आपके माइंड वाला मेंटल नहीं है, ठीक है। और तीसरा है कोर। सेम ऐसी जैसे प्याज की परतें होती है ना, ऐसे हमारी अर्थ पे भी लेयर है। मेनली हम 3 लेयर में अपनी अर्थ को डिवाइड करते हैं। क्रस्ट मतलब सरफेस, जिस पे अभी मैं हूँ, ये बिल्डिंग है, ये सब क्रस्ट है। मेंटल मतलब लिक्विड और सॉलिड दोनों है। यहाँ पर लिक्विड जब हम नीचे खोदते हैं कहीं आप देखोगे ऑयल निकलेगा, कहीं पे पानी निकलेगा, इसका मतलब ये तो बात पता चलती है नीचे कुछ तो है, वो लिक्विड में निकल रहा है, ये बात तो साबित होती है। और उससे नीचे जाओगे तो यहाँ की जो ऊपर वाली लेयर है ये तो है लिक्विड, और नीचे वाली लेयर है ठोस सॉलिड। यहाँ पे मिलता है आयरन। सुना होगा ना हमारी अर्थ में आयरन है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो हम ग्रेविटी की जो बात आप कर रहे थे, हमें अर्थ नीचे क्यों खींचती है? क्योंकि आयरन है और वो अट्रैक्ट करता है हमें, बोलता है आओ नीचे, तुम में भी आयरन है। कहाँ भागोगी इतना आयरन लेके, इसलिए अर्थ रेजिस्टेंट करती है।
अब जो ये क्रस्ट मेंटल कोर है, इनके नीचे से ही कोई भी सामान निकल सकता। आपने सुना होगा स्वर्ग कहाँ पे है? ऊपर, और नरक नीचे। तो जो ये मेंटल है ना, इसी को कहते हैं नरक। यहीं पे मिलता है मेघमा। जो पकौड़े तले जाएंगे ना आपके बुरे कर्म के बाद, वो इधर ही तले जाएंगे, ठीक है। कढ़ाई लेके रेडी बैठा है कोई। तो मेघमा ये हॉट मटेरियल, हॉट मटेरियल बहुत ज़्यादा आ गया इसमें, और ये मटेरियल ऊपर आ सकता है क्रस्ट पे। कब? जब टेम्परेचर इंक्रीज हो। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रेशर कुकर चलाते हो, तो जब आप प्रेशर कुकर चलाते हो या कोई भी चीज़ गैस रखते हो, और गैस पूरी चलती रहे और पानी ऊपर की तरफ उबाल लेता है, सेम ऐसे ही समझो हमारी अर्थ एक प्रेशर कुकर है, उसमें नीचे कुछ बन रहा है, और जब वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ऊपर आने की कोशिश नहीं करेगा, या उसको जैसे ही रास्ता मिलेगा तैसे ही आ जाएगा। तो ये जो मेघमा ऊपर की तरफ आता है, इसी को हम कहते हैं ऊपर लावा। और मेग्मा से लावा की प्रोसेस ही कहलाती है वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो नीचे जो हॉट मटेरियल है उसका हमारे अर्थ के सरफेस पे आना ही क्या कहलाता है? वॉल्केनिक एक्टिविटी। समझ आया? अब ज्वालामुखी तो नहीं कहोगे, उसका मतलब भी यही है, ज्वाला। ज्वाला मतलब गर्म हो गया, ठंडा, गर्म। मुखी मतलब क्षेत्र पर, जैसे हम कहते हैं मुख से खाना खाना है। तो कोई भी चीज़ जो एक क्षेत्र से निकल रही है और जिसमें ज्वाला है, गर्म, गर्मी जिसके अंदर, हीट, वही क्या कहलाता है? ज्वालामुखी। इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी। कैन के समान एक वॉल्केनो फटा है, वो भी ज्वाला ही कह रहा है। अब इंडिया पर ये जो रॉक है, एक्चुअल में जो वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, इसी से माउंटेन बनते हैं। हमारी अर्थ पर जितने भी माउंटेन हैं वो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने। और ये जो मेग्मा है ये ठंडा होता है, इसी से ही रॉक बनता है। रॉक ही क्या है? माउंटेन। इस रॉक में फिजिकल केमिकल चेंज होगा, कोई प्लेटू बनेगा, फिर वहाँ से रिवर लेके आएगी, प्लेन एरिया बनेगा। एक्चुअल में शुरू में सारी चीज़ें उबड़ खाबड़ थी बहुत, धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे गया वैसे वैसे चीज़ें सपाट की तरफ गई। तो ये सारी इवोल्यूशन की प्रोसेस है हमारे उसमें भी। तो हमारे यहाँ पर जो ये चीज़ हुई वो हुई बसाल्ट रॉक। इंडिया में एक बसाल्ट रॉक पाई जाती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और साथ में जो आंध्र प्रदेश वाला जोन है। बसाल्ट रॉक वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनी हुई रॉक है। बसाल्ट रॉक की खास बात, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, समझो जैसे जंजीर टाइप का कुछ है, ठीक है, एक दूसरे के पास पास होते हैं। अब ये एक दूसरे के पास पास होंगे तो यहाँ पे बारिश होगी, तो पानी को होल्ड करेंगे या जाने देंगे? होल्ड करेंगे। तो पानी को होल्ड करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर जो खेती होगी वो कैसी होगी? जिसको ज़्यादा पानी चाहिए, कम चाहिए? ज़्यादा चाहिए। इसलिए बसाल्ट रॉक वाले एरिया में इंडिया का कॉटन क्रॉप होता है। कॉटन को बहुत ज़्यादा वो चाहिए, रुई वाला जो होता है, कपड़ा जमता है इससे, कि हल्का सा भी नमी नहीं हुआ तो कॉटन सूख जाएगा और उसको आप ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं कर पाओगे। फ्लेक्सिबल नहीं कर पाओगे तो आपकी जैकेट नहीं बन पाएगी, मेरा भी ये नहीं बन पाएगा, मेरा कुर्ता भी नहीं बन पाएगा, कुछ नहीं बनेगा। लचीलापन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप देखते होंगे वो उसको ऐसे पीटते हैं मशीन से देखा है? रुई को ऐसे पीटते हैं बहुत बार, पीटेंगे तभी तो वो फैलेगी। तो ये सारी चीज़ें एक तरह, और साथ में वो पानी भी डालता रहता है एक बंदा वहाँ बैठे बैठे, भाई पीटो इसको और फिर पानी डालो, फिर पीटो फिर इसको डालो। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से होती हैं। और यहीं पर हमारी जो सॉइल है उसका टाइप का नाम है ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो हमारे देश में इसमें डेवलप होती है, हम पढ़ेंगे बाद में टाइप ऑफ सॉइल। अभी हम इवोल्यूशन की प्रोसेस चल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए बसाल्ट रॉक का डेवलपमेंट इंडिया में किस वजह से हुआ, वॉल्केनिक एक्टिविटी या फिर सेडिमेंट्री रॉक। तो आपको पता चला वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो ये पेनिनसुला वाला पार्ट ज़्यादातर इसी से बना हुआ, ठीक है। बहुत सारे विस्फोट हमने करवा दिए, अब ज़्यादा नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे ये कॉन्टिनेंट का एवोल्यूशन हुआ। जब पेनिनसुला का एवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमारी जो प्लेट है वो चलती रही, और इतनी चली कि आगे जाके उस जो ऊपर वाली प्लेट थी उससे ही टकरा गई।
हम बोले रुक जाओ, बोली नहीं रुकूंगी, अब तो मैं चल दी हूँ, तो ये रुकी नहीं, इसलिए ये जो ऊपर वाली प्लेट से टकराव हुआ इंडियन प्लेट का, तो इंडियन प्लेट टकराने लगी यूरेशियन प्लेट से। जो ये वाला पार्ट है, हाँ यूरेशियन, यूरोप प्लस एशिया, ये इंडियन प्लेट टकराई। इन दोनों प्लेटों के बीच पहले एक सी हुआ करता था, ये मैंने स्पेस सी के लिए छोड़ा है, इस सी का नाम था टेथिस। याद रखना टेथिस सी, ये दोनों प्लेट आपस में टकराई। अब देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का मतलब क्या होता है, प्लेटों का टकराव। ये टकराव कैसे भी हो सकता है भाई, या तो दो चीजें एक दूसरे से जुदा हो सकती हैं, एक इस साइड गई एक इस साइड गई, ये भी तो टकराव है, मनमुटाव हो गया कि तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम मेरे से बात नहीं करोगे, आज से फोन शट डाउन, लॉकडाउन लग गया दोनों के जीवन में, या फैमिली वालों ने करवा दिया, जो भी रीजन है। दूसरा हो सकता है हाथापाई हो गई, देख लूंगी मैं तुम्हें, तुम बोल रहे हो मैं भी देख लूंगा तुम्हें, ये भी क्या है, टकराव है, टकराव हुआ ना। और एक तीसरा हो सकता है पैरेलल, मैं भी आईएएस बनूंगा, मैं भी आईएएस बनूंगी, देख लूंगी तुम्हें। ये तीन तरह के टकराव हो गए, पहला इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर। ऐसे ही हमारी प्लेटों के साथ हो सकता है। कॉन्टिनेंट प्लेटों का एक ग्रुप है, अलग अलग प्लेट एक दूसरे से मिली हुई है, और ये प्लेटें मूवमेंट करती हैं, कभी इधर जाएंगी कभी उधर जाएंगे, सेम ऐसे ही जैसे हम लोग जीवन में मूवमेंट करते हैं, कभी उधर खुजली हुआ तो उधर पहुंच गए, इधर हुआ तो इधर आ गए, होता है ना जीवन में। चलो अब पढ़ने का मन पढ़ लेते हैं, पढ़ने का मन नहीं, चलो किसी से चैट कर लेते हैं, सेम चीज़ें यहाँ पे चल रही। तो ये जो प्लेटों का अलग अलग मूवमेंट हुआ, इसी को कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये वैगनर जी के जो इवोल्यूशन प्रोसेस है उससे ही आगे का प्रोसेस। अब जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, इसका नाम है, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। तो ये लिख लेना, डाइवर्जेंट प्लेट। डिफरेंस आ गया दोनों के बीच विचारों। दूसरा जो है वो है कन्वर्जेंट, हाथापाई हो गई है, ये कन्वर्जेंट, ये है ट्रांसफॉर्म, मतलब एक दूसरे से हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं, मैं भी आईएएस बनूंगा, देख लूंगा मैं भी तुम्हें, तुमसे बड़ी पोस्ट पे बैठूंगा। तो ये सारी चीजें एक तरीके से हुई, समझ आए तीनों प्रोसेस। तो एक प्रोसेस ये है डाइवर्जेंट, दूसरा है कन्वर्जेंट, तीसरा है ट्रांसफॉर्म। अब अपनी वाली जो प्लेट है, ये शुरुआत में ये वाला क्या लग रहा है तुम्हें, अपनी जो प्लेट है वो टकरा रही है यूरेशियन प्लेट से, कौन सा होगा, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट या ट्रांसफॉर्म। हमारी प्लेट टकराई यूरेशियन प्लेट से, और यूरेशियन प्लेट से जब हमारी प्लेट टकराई तो बेचारे टेथिस सागर को कुर्बानी देनी पड़ी। टेथिस सागर धीरे धीरे खत्म होता गया और टेथिस सागर की जगह हिमालय का डेवलपमेंट। टेथिस सागर की कुर्बानी की वजह से हिमालय बना, और हिमालय की पहली जो ऊपर वाली लेयर है उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यह है ट्रांस हिमालय। इन तीन पीक से बना है ट्रांस हिमालय। ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, हम पढ़ेंगे भी एक बार, काराकोरम, लद्दाख, ये तीन पीक से मिलके बना है। हमारी प्लेट फिर भी नहीं मानी, बोली और टकराऊंगी, टेथिस सागर खत्म। अब जब दो चीज़ें एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे आपने कभी बर्गर खाया होगा, तो बर्गर जैसे ही खाते हैं तो टमाटर प्याज बोलते हैं छोड़ दो छोड़ दो, भागने दो, तुम उनको घेर घेर के लाते हो। मतलब जैसे ही कोई चीज़, दो चीज़ें टकराएंगी तो ऐसे फोल्ड सा बनेगा। ये दिख रहा है, ये फोल्ड ही तो होना है। हम ज़्यादातर माउंटेन ऐसे ही बनाते हैं, जरूरी थोड़ी ना ऐसे ही माउंटेन हो। वर्ल्ड के ज़्यादातर माउंटेन फोल्डेड हैं, इसलिए हम फोल्डेड माउंटेन, मतलब लहरदार। तो जब दो चीज़ें टकराएंगी तो फोल्ड बनेगा। तो ट्रांस हिमालय बना, ट्रांस हिमालय के बाद बना ग्रेट हिमालय, उससे भी ऊंचा। बोले मैं ग्रेट हूँ, हम बोले बन जाओ,
ग्रेट हिमालय का डेवलपमेंट, समझे। ट्रांस हिमालय के बाद इंडिया में ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची पीक माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे है? इंडिया में, नेपाल में? नेपाल में। इंडिया में कौन सी है? कंचनजंगा। ग्रेट हिमालय की और ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हमारी सबसे ऊंची चोटी है, वो है K2। माउंट K2 इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो अभी पाकिस्तान के पास है, लेकिन हम उसे अपना हिस्सा मानते हैं, सियाचिन ग्लेशियर के पास। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के पास वो है। इधर जो है ग्रेट हिमालय बना। ग्रेट हिमालय के बाद हिमाचल हिमालय। ये सब इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। फर्स्ट स्टेज पे ये बना, दूसरी पे ग्रेट हिमालय, तीसरी पे मिडिल हिमालय, या जैसे हिमाचल हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक है, मिडिल हिमालय या हिमाचल हिमालय, कुल्लू मनाली, ये सब यही है। कुल्लू मनाली नैनीताल, नाम सुना इनका। और फिर उसके बाद लेसर हिमालय। ठीक है, या सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय। ये अभी डेवलप हो रहा है। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है? जो हिमालय से नदियाँ आई हैं वो पत्थर तोड़ तोड़ के लाती है, डिपॉजिट करती जा रही है, डिपॉजिट करती जा रही है। वो जो पत्थर बजरी वो सब जी, हाँ बोलिए क्या कन्फ्यूजन? ये जो शिवालिक हिमालय है, ये जो माउंटेन है, ये मान लेता हूँ ट्रांस, ये मान लेता हूँ ग्रेट, ये मान लेता हूँ लेसर। उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं एक प्लेन वाला एरिया था। ये नदी आएगी और नदी आके अपना कुछ घेरेगी। धीरे धीरे ये नदी डिपॉजिट करती गई, नदी डिपॉजिट करती गई, नदी डिपॉजिट करती गई, नदी डिपॉजिट करती गई, और यहाँ पे भी एक हिमालय बन गया। तो जो नदियाँ या जो भी चीज़ें आई ऊपर से, वो सब चीज़ें जब डिपॉजिट होती गई तो एक हिमालय का डेवलपमेंट हुआ, जिसे हम कहते हैं शिवालिक। ये सबसे न्यू वाला हिमालय अभी डेवलप हो रहा है। उत्तराखंड में जो ये सारा एरिया है जहाँ पे जोशीमठ है, ये शिवालिक हिमालय का पार्ट है। ठीक है, जहाँ पर नदियाँ, आपने कभी उत्तराखंड पहाड़ी वाले एरिया में गए हो तो वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं नदी के बेसिन में, वो सब शिवालिक हिमालय का पार्ट है। ठीक है, नदी के बेसिन में ऊपर जो है वो ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय, बड़ी बड़ी चोटियाँ, और नीचे जो नदी के बेसिन में है वो है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय अभी भी डेवलप हो रहा है, समझ आया? ये हिमालय की पीक है जो उत्तर में हमारी डेवलप हुई। तो आपको समझ आया होगा, मैं मान के चलता हूँ, 2 इंडिया के इवोल्यूशन प्रोसेस,